whatever written on the board. बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है आप हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? देख रहे हो ना? हमने कल मैंने थोड़ा बहुत आपसे इंट्रोडक्शन में पूछा था कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हो, इकोनॉमी के बारे में क्या जानते हो. एक्चुअली टेक्निकली आज हम इसको टेक्निकली पढ़ेंगे. बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आपको टेक्निक्स जानना है, टेक्निकली चीजों को समझना है, ठीक है? कुछ बेसिक से काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा टेक्निकली हम इसको समझते हैं. तो पहला जो चैप्टर है आपका, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो, हमारा 2 बुक है, आपको पता होगा, कल मैंने बताया था. 2 बुक्स हैं हम जो हमें क्लास 11 में पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स और दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो अभी मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. कल मैंने इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा था और बताया भी था. क्या किसी को याद है इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी याद है किसी को? बच्चों बोलो, इकोनॉमी है? कोई बताएगा? Yes, ma'am. इकोनॉमी It क्या है? is the बोलिए. framework within which all the economic activities can be described. यस, बोलिए. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इकोनॉमी, यहाँ जो अभी तक बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे थे. इकोनॉमी इज द फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिस्क्राइब. एक सिस्टम है, एक फ्रेम है, एक एरिया है जिसमें वो सब चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है जिससे भी लोग अपना अर्निंग करते हैं, ठीक है? आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर विच डील्स विद द रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ व्हाई इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट द रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज देखो 2 बात याद रखना. यहाँ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कार्सिटी एंड चॉइस. देखो चाहे कोई भी कंट्री हो, एक एग्जांपल लेते हैं हम. क्या लगता है कि अंबानी को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती होगी? बहुत पैसा है, उसको तो किसी चीज की कमी नहीं होती होगी. नहीं होती होगी ना? जो चाहता हुआ खरीद लेता होगा, ऐसा लगता है आपको? टाइम स्कार्सिटी. हाँ देखो एक बात याद रखना, जिसके पास, हाँ, रिसोर्स हमेशा स्कार्स होता है. देखो याद रखना, आप मान लो, एक एग्जांपल देती हूँ. आपका पॉकेट मनी पहले मान लो 500 था और मान लो आप 11 में चले गए, तो आपके उस समय भी आपको लगता होगा कि थोड़ा बढ़ा देते, क्या 500 का कोई वैल्यू है ये वो. और जैसे आप 11 में जाते हो, 10 में आपका 500 था, 11 में जाते हो आपका 1500 पॉकेट मनी हो जाता है. सीधे आप देख रहे हो 3 गुना आपका बढ़ जाता है. अब क्या, अब है क्या, अब तुम्हें नहीं लगेगा कि अब और चाहिए कुछ? अभी भी स्कार्स फील होगा ना? स्कार्स फील होगा ना? अभी भी लगेगा कुछ और हो जाता. तो हमारे हमेशा ऐसा होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो कहीं तुम शॉपिंग मॉल में गए हो, एक ड्रेस लेके गए हैं मम्मी तुम्हारी कि चलिए चलो बेटा ड्रेस खरीद देते हैं. वहां जाते हो, चलो कोई एक ड्रेस पसंद करो, और तुम्हें 2 ड्रेस पसंद आ जाता है, और तुम फिर जैसे बोलते मम्मी हमको तो दोनों पसंद है. मम्मी बोलते ठीक ले लो, चलो ठीक है 2 ड्रेस ले लो, और फिर आपको तीसरा भी पसंद आता है. तो कभी भी ये क्या है, ये है हमारा चॉइस आर अनलिमिटेड. हमारी जो चॉइस है, हमारे जो नीड्स हैं, वो हमारे, वो इसको हम नीड नहीं कहेंगे, इसको हम वांट्स कहेंगे. टेक्निकली यहाँ नीड नहीं है, इट्स अ वांट्स, चाहत है. हमारी इच्छाएं, हमारी चाहत, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्स है उसको पाने का वो लिमिटेड है. अब इसी को हम इंडिविजुअल से कनेक्ट करते हैं किसी कंट्री, किसी नेशन के लिए. अमेरिका जैसा डेवलप कंट्री, जापान जैसा डेवलप कंट्री, और इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कंट्री जो डेवलप आप कह सकते हो, अंडर डेवलप कह सकते हो, वो सब कंट्री, ये तीनों कंट्री को भी अगर कंपेयर करोगे तो ऐसा सोचते होगे कि अगर अमेरिका कभी भी उसके पास रिसोर्स का स्कार्सिटी नहीं होगा, तो अभी का सिचुएशन को, न्यूज को देख लेना, हमेशा से स्कार्स होता है हर किसी के पास. यानी जो भी उसके पास है वो उसके लिए कम है. इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है that how to manage this limited resources to satisfy our wants, to satisfy our needs, to satisfy our welfare. ठीक है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है. कौन सा चीज, क्योंकि यानी इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स.
इकोनॉमिक्स की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी क्या है? रिसोर्स। रिसोर्स हमेशा स्कार्स होता है, कम होता है, ठीक है। किससे कम होता है? वांट्स से। हमारी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा है, वांट्स आर मोर एज कंपेयर टू द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। यही दो डिफरेंस है जो इकोनॉमिक्स में हमें, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना, इकोनॉमिक्स हमें इन्हीं दोनों के बीच में एक मैनेज करना सिखाता है, ठीक है। हाँ, अब आता है रिसोर्स के बारे में। ये तो समझ में आ गया कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद दिस रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। वी हैव टू चूज, ये हमें सिखाता है कि क्या हमें चूज करना है टू सेटिस्फाई आवर, टू अवेल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? स्कार्सिटी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? रिसोर्स का। रिसोर्स कम है। वांट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनलिमिटेड। वांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं अनंत है। चाहे अंबानी हो चाहे हम हो, कोई भी हो, उसके पास जो भी उसके पास है उसके लिए काम है, उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिसोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये रिसोर्स आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज। एक रिसोर्स को हम दो जगह पे, कई जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 2000 रुपया है, ठीक है। तुम उसे पार्टी कर सकते हो, थोड़ा छोटा गेट टुगेदर कर लिया। His voice is not audible properly. क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कुछ लिख सकते हो चैट में, आवाज आ रही है? देखो, तो चॉइस क्या है हमारे पास? चॉइस जो है वो अनलिमिटेड है, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इट, देखो, रिसोर्स आर लिमिटेड and wants are unlimited, that is why it create the problem of choice. रिसोर्स कम है और वांट्स बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस प्रॉब्लम को कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब किसे चुनना है, क्या हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मान लो अगर 500 में किताब भी खरीद सकते हैं, 500 में हम कुछ और भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ना है और हमें एसेंशियल है वो किताब वहीं पे मिल रहा है और हमें वो लेना जरूरी है, तो हम किताब ले लेंगे। अभी तुम्हारे पेरेंट मान लो किसी का एडमिशन आफ्टर 12, मान लो किसी का एडमिशन किसी अच्छी जगह पे हो रहा है, लेकिन वहां, और पापा ने पहले से प्लान किया हुआ है कि हमको गाड़ी लेना है, मान लो 12 लाख गाड़ी में लग रहा है, 12 लाख तुमको विदेश कहीं भेजने में लग रहा है, तो वो किसको चुनेंगे? तुम्हें बाहर पढ़ाने में चुनेंगे, ठीक है। तो दीज create a problem of choice, ठीक है। they have limited resources, उनके पास 12 लाख है, either he invest in the education or invest in the luxury for buying car, तो ये these create a problem of choice, ये problem of choice create करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो these are the basic problem जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो रिसोर्स का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लिख लो। एक बात और, यहाँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर लो बेटा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पहले उसे नोट डाउन करो। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स क्या है। दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, पहला रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूज, यहाँ लिखा हुआ है। स्कार्सिटी क्या है, इसी तरह
वॉइस क्लियर नहीं है, मैं आपको ये नोट करके मैंने वीडियो ऑन किया है, फिर आप नोट कर लोगे तो मैं आपको वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है? ये नोट करो। अभी मैं आपका वीडियो देखो, वीडियो ऑन कर रही हूँ, आप इसको बोर्ड से नोट कर लो, फिर जब आप पढ़ लोगे, मतलब नोट कर लोगे, तो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी वीडियो बंद कर ऑन करके, ठीक है? चलो इसको नोट करो, इसलिए मैंने वीडियो ऑन किया है। नोट इट डाउन, और नोट कर लोगे तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना चैट से। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखा हुआ है ना, ये नोट कर लिया है ना सभी, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, ये वर्ड माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। When we study the economic issues at small level, at individual level, it is called microeconomics. जब हम किसी, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि आपके पेरेंट का एग्जांपल दिया कि आपका एडमिशन भी कराना है या उनको गाड़ी खरीदना है, आई हैव टेकन अ सिंगल एग्जांपल ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट इज रिलेटेड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कभी भी हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी चीज को पढ़ेंगे, मान फॉर एग्जांपल हम किसी स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम किसी एक इंडिविजुअल कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जब हम नेम को मेंशन करते हुए किसी इंडिविजुअल, जैसे एम्प्लॉय, अगर हम पढ़ते हैं, मान लो एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर के बारे में, ठीक है, या एक व्यक्ति की डिमांड के बारे में, दीज आर रिलेटेड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है? माइक्रो मीन्स स्मॉल। नाउ कम टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है, यहाँ सिर्फ आप डिफरेंस समझ लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड विद द होल कंट्री, ठीक है, एट लार्ज लेवल। मैक्रो मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। अब कंपेयर करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास 11C की बात करें, ठीक है, अगर 11C एक लार्ज लेवल है, 11C में अगर हम किसी एक स्टूडेंट की बात करें, मान लो रोमिता की बात कर रहे हैं या सुहानी की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट, तो 11C इज मैक्रो एंड रोमिता इज माइक्रो, ठीक है? सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट DAV स्कूल एंड क्लास 11C, तो DAV स्कूल इज मैक्रो एंड 11C इज माइक्रो। तो कंपेरेटिवली लार्ज और स्मॉल के बीच में डिफरेंशिएट करते हुए हम समझेंगे कि ये स्मॉल है और ये लार्ज है, बिकॉज DAV एज कंपेयर टू 11C, DAV इज लार्ज, एज कंपेयर टू 11C, रोमिता इज स्मॉल, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम, जब हम इकोनॉमी एज ए होल की डिस्कशन करते हैं पूरा, तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम स्मॉल लेवल पे किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? बेटा समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, कोई एग्जांपल दे सकते हैं हमको माइक्रो का? कोई एग्जांपल दो माइक्रो का। देखो, अगर हम Studying about the behavior of one people, like Yes, if we go to shop, one person, studying a ठीक है? person's behavior. ओके। अगर हम कहते हैं राहुल इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं देयर इज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, नाउ टेल मी व्हिच वन इज माइक्रो? राहुल इज अनएम्प्लॉयड and there is huge unemployment in India. Which statement is related with the microeconomics? Rahul is unemployed. Yes, Rahul is unemployed. Yes, good. ठीक है, ये नीचे नोट कर लो, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है बेटा? राइट इट डाउन। इज इट विजिबल? ये दिख रहा है नीचे वाला? ये दिख रहा है बेटा नीचे वाला? Yes, ma'am. Okay, right. Note it down. ये माइक्रो और मैक्रो। Now, after writing this, माइक्रो और मैक्रो लिखने के बाद आप अपने मन से एक डेफिनेशन लिखोगे, माइक्रो और मैक्रो का डेफिनेशन। You can also use it in your chat box.
ठीक है, आप एक नोट्स जरूर तैयार कर लेना, ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ आपको ये सारा आप एक पेपर में नोट कर लेना, क्योंकि ऑफिस में मांगा जाएगा। इसको ऊपर में लिख लेना वर्कशीट, ये पूरा आप एक जगह पे एक वर्कशीट, आज का वर्कशीट लिख के और आज का डेट डाल देना, और आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल यू विल हैव टू सबमिट दिस वर्कशीट। ठीक है, ये लिख लो, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक लेवल, and macro economics is study of yes, good, very good, सही है रोनिका। एनीबडी एल्स? और लोग भी लिखिए, और बच्चे भी लिखिए। ठीक है, सही है, ओके। फिर आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट पढ़ाएं बेटा, यहाँ तक नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट इज, आप देख रहे हो नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और नेक्स्ट है आपका यस एग्रीगेट है, यस एग्रीगेट है। मैक्रो इज एग्रीगेट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी, और होल को हमेशा, जैसे आप देखते हो, अगर किसी एक बच्चे का परसेंटेज हमें पता करना होता है तो हम बोलते हैं दिस ही इज हैविंग दिस परसेंटेज, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ द क्लास देन वी ऑलवेज एक्सप्रेस दिस परसेंटेज इन एग्रीगेट फॉर्म। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ दिस क्लास इज दिस, इस तरह हम बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी, समझ में आ रही है ना बात? सो व्हेन वी टेक होल variables then we present that information in the aggregate form. ठीक है, so macroeconomics is related with the aggregate or the large level or as economy as whole, and microeconomics is related with individual. ठीक है, now come to the next topic, that is positive and normative economics. Positive and normative economics. देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज, इसको कह सकते हो डील्स विद द प्रेजेंट फ्यूचर एंड, जो भी प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर के जो भी फैक्ट्स हैं, मतलब जो रियलिटी है। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रियलिटी से रिलेटेड है, मतलब एक कुछ भी जो पास्ट में हुआ है, जैसे मान लो किसी कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 2020 में कोविड आया था, इट इज अ रियलिटी, इट इज अ फैक्ट रिलेटेड विद द पास्ट। समझ में आ रही है बात? प्रेजेंट में हम देख सकते हैं, प्रेजेंट का कोई फैक्ट, ऑनलाइन क्लास इज गोइंग ऑन, इट इज फैक्ट रिलेटेड विद द प्रेजेंट। फ्यूचर में वी विल अचीव अ गुड मार्क्स, मान लो तुम कहते हो कि हम गुड मार्क्स स्कोर करेंगे, अच्छे रैंक स्कोर करेंगे, इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर। अब ध्यान देना, दोनों में अंतर क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड है तुम्हारा फैक्ट से, रियलिटी से, विच कैन बी प्रूव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, आइदर ये रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, बट इट कैन बी वेरीफाइबल, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, इट्स जस्ट अ, इसको कह सकते हैं एक, इट इज नॉट वेरीफाइबल बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, इसको वैल्यू जजमेंट कह सकते हैं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। जैसे अगर हम कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल दोनों का एक एक लेते हैं, पहले हम पॉजिटिव का लेते हैं कि अगर हम कहते, मान लो पास्ट में हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, मैंने कहा इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ मिक्स्ड, हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको वेरीफाई कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स वी आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हुआ। अगर मैं कहती हूँ कि विद इन 10 years वी बिकम डेवलप्ड कंट्री, जैसे कहते हैं विश्व गुरु बन जाएंगे, तो विश्व गुरु जब तक नहीं बन जाते हैं तब तक ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक वैल्यू जजमेंट है। ठीक है, जिस दिन हम बन जाएंगे वो नॉर्मेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो एक स्टेटमेंट है, वो कहलाता है
नॉर्मेटिव। जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, वो अच्छे अच्छे बातें कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। या फिर नेता लोग भी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होना चाहिए, हमें टेक्निकली स्ट्रांग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, 100% रोजगार की व्यवस्था करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब तक वो करेंगे नहीं, जब तक वो होगा नहीं, वेरीफाई नहीं होगा, तब तक वो सिर्फ स्टेटमेंट है, यानी वो नॉर्मेटिव है। लेकिन जिस दिन वो प्रूफ हो जाएगा, यस वी हैव अचीव्ड द पोजीशन ऑफ विश्व गुरु, यस वी हैविंग 100% एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तब वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आई बात? मेरी बात सुनाई दे रहा था तुम लोगों को? सुनाई दे रहा था बच्चों? सुना आपने? ठीक है, तो अब बताओ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, बताओ, बताइए। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? सिर्फ एक ही बच्ची रिस्पॉन्स कर रही है, बाकी स्टूडेंट्स? अमन, अमन? Yes, ma'am. A statement which is proved or verified. This is positive. This is positive, okay. And normative? Normative which is not verified. It is only a statement which is not been. Yes, it is only a statement or opinion. आप ये word use कर सकते हो, it is only a opinion. ये एक विचार है, सिर्फ जब तक कोई भी statement एक opinion है, then it is only a normative part of normative economics. When it can be verified, then it become positive economics. सही है? ठीक है, good. Anybody else? Anshita, Bhumi, are you there? Yes, ma'am. Hello. This is your first day class, no? Bhumi? No, ma'am. Second. I attended yesterday. I joined late. That's why. अच्छा, ठीक है. Doesn't matter. Tell me something about positive economics. Ma'am, positive economics is the fact which can be proved. Which can be proved. Yes, which can be verified. ठीक है. अच्छा, एक बात ध्यान देना. Which can be proved. Either it is true or false. ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. ये नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रू ही होगा. ठीक है, ओके, राइट रोमिता. Do verify the statement which is only a opinion or value judgment that is related with the normative economics. एक single statement में बोलेंगे तो यही बोलेंगे, ठीक है. And the fact which can be verified by either it is true or false, then it is positive. ठीक है. Now come to the next fact. दूसरा आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है, ये नोट करते जाना. Write down the positive and difference between positive and normative economics. ठीक है, इसको नोट कर लो. सारा नोट इसको इरेज कर दो बेटा. इरेज करो इसको. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. तो टाइम में इज्जत के साथ मैं वापस कर रही हूँ. इसके चलते मेरी प्रशंसा हिंदी का देखो, नेक्स्ट है, मैंने इरेज कर दिया है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट इज एन इकोनॉमी. मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो फैक्ट है इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया. इकोनॉमी का डेफिनेशन सारे बच्चे लिख लेंगे, ठीक है. इकोनॉमी का अब हमें पढ़ना है इकोनॉमी का टाइप्स और नेचर, ठीक है. इकोनॉमी के टाइप्स एंड नेचर. देखो, ज्यादातर मैंने कहा था कि आपको बीइंग स्टूडेंट का आपको थोड़ा सा टेक्निकली चीजों अगर किसी से पूछे अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो आइदर वो या तो वो बोलेंगे एग्रीगेट इकोनॉमी या बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें. Am I visible? Audible? Sorry. Am I
audible? सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Ma'am, your बच्चों, voice is breaking. But voice clear नहीं है. तो वीडियो बंद करके ही पढ़ाना पड़ेगा. ये दिख रहा है? Yes, ma'am. मैं आपको समझा देती हूँ वीडियो बंद करके. देखिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. राइट डाउन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी लिखना, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था. इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र और इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था. इंडियन इकोनॉमी एक सिस्टम है, इकोनॉमी है, ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फर्स्ट लिखो, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेकंड, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, ऑब्लिक करके लिखना. सेकंड, फ्री ऑब्लिक मार्केट इकोनॉमी. और थर्ड लिखो, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी. हैव यू रिटन, स्टूडेंट? Yes, ma'am. देखिए, ओके. नेक्स्ट, नेचर ऑफ इकोनॉमी में लिखो. नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ इकोनॉमी. नेचर ऑफ इकोनॉमी में लिखो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. एंड नेक्स्ट, सेकंड, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. Have you written? Yes, ma'am. Okay. Now come to, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Listen to me carefully. कितना टाइम बचा हुआ? ठीक है. देखो, सबसे पहले सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. Centrally planned economy in which most of the decision regarding what to produce, how to produce, it means how to manage the resources, these decisions are taken by the government. ठीक है. Like चाइना में ऐसा ही है. ज्यादातर जो भी है चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ये सब जो है, these are the countries having a economy having a centrally planned, because the central authority have only right to take decision regarding what to produce, how to produce and for whom to produce. मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कौन सी टेक्निक को यूज करना है, these decisions are taken by the government. कौन कौन से कंट्री में, नोट डाउन कर लो, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया. ठीक है, ये सारे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है. नोट कर लिया आपने? These are centrally planned economy. China, Russia, North Korea. Have you written, student? बच्चों? Yes. नेक्स्ट इज फ्री इकोनॉमी. जो मैंने आपको कहा, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी. इसी मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्री इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी इज रिलेटेड विद द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्सेस कहते हैं. इसको बिल्कुल रट लो, क्योंकि थ्रू आउट योर these 2 क्लासेस 11, 12 में जो पढ़ोगे, ये बार बार ये वर्ड आएगा, मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस में 2 खिलाड़ी हैं, एक डिमांड है और दूसरा सप्लाई है, इसी को कहा जाता है. ठीक है. तो इन मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी, whatever decision is there, how to manage the resources, which techniques should be used, what to produce, how to produce, these decisions are taken by the on the basis of demand and supply. जिस चीज का डिमांड होगा उसका प्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो इसीलिए इसको फ्री इकोनॉमी कहा जाता है. ठीक है. देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए इसको फ्री इकोनॉमी कहा जाता है. कौन कौन से कंट्री है मार्केट इकोनॉमी में? राइट डाउन द नेम. यूएसए, यूके. मार्केट इकोनॉमी है यूएसए एंड यूके. समझ में आ रही है बात? बच्चों लिख लोगे ना? फ्री इकोनॉमी is the economy in which decision regarding what to produce, how to produce or resource management is taken by the market forces. ब्रैकेट में लिख लेना डिमांड एंड सप्लाई. एग्जांपल है कंट्रीज का यूएसए एंड यूके. हैव यू रिटन? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल कौन है? कल भी मैंने बताया था. कौन से कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी? India. Yes. In this type of economy,
the features of market economy and planned economy, दोनों ही economy के features are coexist. ठीक है, the features of both the economics are existing here in mixed economy. Okay, so some decisions are taken by the market forces or the private individual, and some decisions are taken by the government for the welfare of the people. So India is the perfect example of mixed economy. समझ में आ रही है बात? Now the lesson is, your first lesson is finished. आपका पहला लेसन हो गया खत्म. फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन पार्ट कह लो या दिस इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, ये आपका लेसन हो गया खत्म. अब अगर आपके पास बुक होगा, बुक तो ले ही लो जितना जल्दी हो सके, बुक से आप पढ़ लेना. नाउ राइट डाउन, कुछ होमवर्क में भेजूंगी आपको. Whatever we have discussed in class, you will have to write in the form of worksheet in paper. पेपर में नोट करोगे, कॉपी से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, खासकर ऑनलाइन क्लास का वो आपको ऑफिस में जमा करना है. इसलिए मैंने आपको कहा है इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो. ठीक है बच्चों, और कॉपी में तो नोट किया ही होगा, उसके बाद उसको एक पेपर में नोट करके ऑफिस के लिए जमा करना होगा. अब आप कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो, कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हो बच्चों. मैम मिक्स इकोनॉमी का डिफाइन एक बार और कर दीजिए. अच्छा ठीक है, ओके. मिक्स्ड इकोनॉमी लिखो. Mixed economy is the one in which economic activities are governed by the market forces, but are regulated by the government. लिख लिया? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, लिख लिया? सो द फीचर्स ऑफ बोथ द इकोनॉमिक्स, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, बोथ एग्जिस्ट हियर. ठीक है, और कुछ एनी क्वेरी और कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट? मैम मिक्स इकोनॉमी का इंडिया के अलावा और कोई एग्जांपल है? देखो परफेक्ट तो नहीं है, ठीक है. ज्यादातर जहाँ पे डिक्टेटरशिप वगैरह है, जैसे कहा जाता है पाकिस्तान वगैरह में भी है मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन परफेक्टली नहीं है. जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतने ही फ्लोरिश हो रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर भी उतना ही हो रहा है, लेकिन इंडिया एक परफेक्ट एग्जांपल है. ठीक है, ऐसे और भी कंट्रीज हैं, लेकिन परफेक्ट मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री है. ठीक है, ऐसे पाकिस्तान है, कहा जाता है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, लेकिन हमारे जैसा परफेक्टली कंट्रोल ओवर नहीं है कि दोनों ही एकदम साथ साथ काम कर रहे हैं. गवर्नमेंट भी फेवर में काम कर रहा है पब्लिक वेलफेयर के, और अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर रहे हैं काम, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अंदर ही काम करते हैं. ये नहीं कि आपको रूल रेगुलेशन के काम करना है. आप देखो जैसे डीएवी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन सीबीएसई, तो सीबीएसई के रूल्स को मानना है. अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट के रूल के अंदर ही काम कर रहे हैं. बात समझ रहे हो? जैसे जितने भी प्राइवेट सेक्टर भी हैं वो भी गवर्नमेंट के रूल के अंदर ही काम करते हैं. गवर्नमेंट मालिक नहीं है. जैसे मैंने डीएवी का एग्जांपल लिया, डीएवी एक प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन व्हाटएवर रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंटेड बाय द सीबीएसई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी के रूल के हिसाब से आपको काम करना है. तो प्राइवेट सेक्टर इज देयर इन इंडिया, बट दे आर आल्सो रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ऑनर नहीं है गवर्नमेंट, डीएवी का ऑनर नहीं है, या किसी भी रिलायंस का ऑनर नहीं है, बट व्हाटएवर decision, whatever rules and regulations is there in the Reliance or in any private sector, it is they have to follow those rules which were
इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए थे या बनाए हैं वो सारे रूल के अंदर ही काम करना है प्राइवेट सेक्टर, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें दोनों ही इकोनॉमीज के मतलब प्लांट